Hello friends, welcome back to Geo with Shri. Today's our topic is internal structure of the earth, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों, हमने अपने पहले क्लास में पढ़ा था ओरिजिन ऑफ द अर्थ कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें कुछ वैज्ञानिक आए थे, कुछ थ्योरीज दिया था, कुछ मॉडर्न अर्ली थ्योरी दिए थे जो अपने अपने तरीके से बताए थे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो चलो, हमने ये देख लिया कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन मन में ये सवाल होता है कि हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ें। हमें पृथ्वी के अंदर घर थोड़ी ना बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जहाँ हम रहते हैं हमारी सरफेस में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें माउंटेन्स है, प्लेट्यूज़ है, वैलीज़ है। ये बने कैसे? जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इसमें जो मॉल्टेन मैग्मा आता है, ये आता कहाँ से है? अर्थक्वेक जो आता है, ये इसका सोर्स क्या है? तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें पृथ्वी के अंदर जाना होगा, और अगर हम नहीं जा पाए तो हम कोई ना कोई सोर्स ज़रूर भेजेंगे जो हमें ये बताएं कि पृथ्वी के अंदर क्या, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है और उसके अंदर ऐसा क्या क्या चीज़ है। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये एकदम बेसिक नॉलेज है, लेकिन हम इसे आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको जानने के लिए कुछ सोर्सेज हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर हम नहीं जा पाए तो हम कोई ना कोई चीज़ तो भेजेंगे जो हमें बताएगा कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो इसमें कुछ सोर्सेज हैं, जिसमें मेनली 2 सोर्स हैं। एक सोर्स है डायरेक्ट सोर्स और एक है इनडायरेक्ट सोर्स। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम डायरेक्ट सोर्स कौन कौन से हैं। डायरेक्ट सोर्स में है रॉक्स फ्रॉम माइनिंग के द्वारा जितने भी रॉक्स निकलते हैं, ड्रिलिंग और वॉल्केनिक इरप्शन। और इसी प्रकार इनडायरेक्ट सोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। सेकंड है मीटियोर्स, फिर ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक सोर्सेज और अर्थक्वेक। तो आइए दोस्तों, हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो डायरेक्ट सोर्स में सबसे पहले हम माइनिंग देखते हैं। पोनिंग गोल्ड माइन जो है साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग सिटी के साउथ वेस्ट में स्थित है, जिसकी कंपनी का नाम है एंग्लो गोल्ड अशांति, जो एक ग्लोबल गोल्ड माइनिंग कंपनी है। और ये जो है, ये करंटली डीपेस्ट माइन है हमारे पूरे वर्ल्ड का। और इसका जो रेंज है वो केवल 3.16 किलोमीटर से 3.84 किलोमीटर है, केवल इतना ही। फिर आता है सेकंड चीज़, ड्रिलिंग में आता है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। देखो दोस्तों, साइंटिस्टों ने ड्रिलिंग के लिए आर्कटिक ओशन को लिया। ये जो ड्रिलिंग हुई है आर्कटिक ओशन के कोला क्षेत्र में हुई थी, लेकिन इसकी ड्रिलिंग भी केवल 12 किलोमीटर तक हो। तो माइनिंग और ड्रिलिंग के थ्रू तो अंदर जाना पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए इसमें कुछ प्राकृतिक स्रोत की मतलब जांच की गई, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो जो आता है हमारा, उसको देखा गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए, लेकिन इसमें जितने भी रॉक्स थे उनकी स्टडी के बेस पे हम ये तो जान सकते हैं कि अंदर में क्या है, लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि पृथ्वी का एक्चुअली डेप्थ कितना है। तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों ने ये तो देख लिया कि हम डायरेक्ट सोर्स से कभी भी पृथ्वी की गहराई नहीं नाप पाएंगे, तो अब उन्होंने कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज यूज़ किए। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कुछ इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सबसे जो मजबूत एविडेंस है वो माना जाता है सिस्मिक वेव्स को, अर्थक्वेक को, भूकंप विज्ञान। लेकिन जब उसके बारे में पता नहीं था, उसके पहले पृथ्वी के बारे में कैसे पता किया गया, इस चीज़ों को हम पहले पढ़ेंगे। तो पृथ्वी को ताप, दाब और घनत्व से पता किया गया, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी से। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के डेप्थ में जाने पर टेम्परेचर बढ़ते जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? जैसे मतलब ये तो कॉमन है, सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर क्या मिलते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिलते हैं, है ना। तो ये जो मटेरियल है इनका क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, और इस वजह से कन्वेक्शन करंट काम करती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि ये कन्वेक्शन करंट जो है वो बहुत गर्म होती है, तो उससे पता लगता है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा। तो 100 किलोमीटर इससे मतलब जब स्टडी की गई तो ये देखा गया कि 100 किलोमीटर तक पर किलोमीटर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वृद्धि होती है। लेकिन जैसे ही 300 किलोमीटर के डेप्थ पर जाते हैं, उसकी रेट घटकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये कि अगर हम 100 किलोमीटर की डेप्थ तक जाएँ तो 100 किलोमीटर तक पर किलोमीटर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। 1 किलोमीटर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। लेकिन जैसे ही हम लोग 100 किलोमीटर से नीचे गए 300 किलोमीटर तक,
वहाँ से उसका दर घट जाता है। तापमान तो बढ़ेगा लेकिन 12 डिग्री सेंटीग्रेड पहले पर किलोमीटर में बढ़ रहा था, अब वो केवल 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा 1 किलोमीटर में। और जैसे ही हम लोग 300 किलोमीटर से नीचे जाते हैं उसका दर और घट जाता है और घट कर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब कि पहले वो बढ़ रहा था 1 किलोमीटर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड 100 किलोमीटर तक, फिर वो 300 किलोमीटर तक बढ़ा 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, अब उसका रेट घट कर हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं कि जैसे हम डेप्थ पे जा रहे हैं टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी दर घट रही है। ऐसा क्यों होता है? तो जैसा कि जानते हैं हम, संवहनी धाराएं मतलब कि जो कन्वेक्शन करंट है वो ऊपर आ रही है, तो ऊपर जहाँ पर आ रही है वहाँ पर ज़्यादा गर्म होगा ना, तो इसलिए पहले के डेप्थ में ज़्यादा गर्म रहता है और जैसे नीचे जाते हैं उसका रेट जो है टेम्परेचर का वो घटता जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। तो फ्रेंड्स डेप्थ पे मतलब अर्थ के डेप्थ पे जाने पे प्रेशर में भी इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि जितने भी ओवरलेइंग लेयर्स हैं मतलब कि ऊपरी जितने भी परत है उनका क्या होता है, डिप्रेशन पड़ता है। ये तो प्रैक्टिकली है, अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रखते जाए तो जो नीचे वाला चीज़ है वो क्या होता है, दबता है, मतलब उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। मतलब इंटीरियर में अर्थ के इंटीरियर जैसे ही जाओगे उसका क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है। और ऐसा पता किया गया है कि अर्थ के सेंटर में जो प्रेशर है वो 3500 किलो बार्स होता है। तो इसी प्रकार डेंसिटी भी है। हम ये पढ़ते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता जाएगा हैवियर मटेरियल के कारण। तो वो तो ठीक है कि चलो बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ता है, लेकिन क्या प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी, प्रेशर तो कितना है 3500 किलो बार्स, तो क्या डेंसिटी भी उतनी बढ़ती जाएगी? तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऐसे में तो फिर हमारा अर्थ कितना भारी हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो सोलार सिस्टम में सबसे डेंस हमारा ही प्लैनेट है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रेशर बढ़ते जा रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे इलास्टिक लिमिट के बारे में, मतलब प्रत्यास्थ सीमा। दाब बढ़ने पर डेंसिटी केवल एक सीमा तक ही बढ़ेगी, उसके बाद फिर प्रेशर कितना भी लगा लिया जाए वो डेंसिटी नहीं बढ़ती, मतलब वो अपनी चरम सीमा पर रहती है, उसके बाद वो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। और यही होता है हमारे अर्थ के अंदर। कोर की जो डेंसिटी है वो है 11.5 ग्राम पर सीसी। इसके बाद अगर इसमें कितना भी प्रेशर हो जाए, कितना भी प्रेशर लग जाए, इसका घनत्व इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब तक तो हमने जान लिया कि कैसे ताप दाब और घनत्व से इसके इंटीरियर का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ अदर सोर्सेज भी हैं जिसमें है मीटियोर्स, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक सर्विस और अर्थक्वेक, जो सिस्मिक वेव के द्वारा जाना जाता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिस्मिक वेव्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स के बेस पे कैसे पता लगाया जाता है कि हमने पहले पढ़ा था कि नेबुलर हाइपोथेसिस में कि नेबुलर क्लाउड से जो है वो सारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ जो कंडेंस हो गए, अच्छे से एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए, वो प्लैनेट बन गए। लेकिन मीटियोर्स प्लैनेट्स को बने एक ही तरीके से थे। जब मीटियोर्स पृथ्वी पे गिरते हैं तो क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन होता है, तो उसका आउटर लेयर जो है वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है और उसका इनर कोर जो है वो एक्सपोज्ड हो गया। तो इसके एक्सपोज होने के बाद ये देखा गया कि मीटियोर्स के जो कोर्स हैं उसमें जो मटेरियल्स हैं उनका कॉम्पोजिशन बहुत ही हैवियर मटेरियल से बना हुआ है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया अर्थ के इनर कोर में भी सेम कॉम्पोजिशन होगा मीटियोर्स के जैसे। तो अब हम देखते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन से ये पता लगाया गया कि अर्थ के सरफेस में डिफरेंट लैटिट्यूड में ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान नहीं है। मतलब अर्थ के जो पोल है, अर्थ का जो पोल, अर्थ जो है वो जियोइड शेप में है, उसके सेंटर से देखिए तो उसकी पोल का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर से कम है। मतलब सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है और पोल का डिस्टेंस कम है। तो पोल में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और इक्वेटर में ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो यही जो ग्रेविटी एनोमली है यही हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इनसाइड द अर्थ। इसके बाद कुछ मैग्नेटिक सोर्सेज भी हैं। तो ये मैग्नेटिक सोर्सेज क्रिस्टल पोर्शन में मैग्नेटिक मटेरियल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन देते हैं। और जियोडायनामो इफेक्ट जो है वो साइंटिस्ट को ये जानने में मदद करता है कि अर्थ के कोर में क्या है। जियोडायनामो मॉडल हम आगे पढ़ेंगे, आगे बहुत इसका एक टॉपिक ही है वो हम पढ़ेंगे। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कन्वेक्शन करंट के कारण
होता है, मतलब अर्थ के जो आउटर कोर में जो कन्वेक्शन करंट है उसकी वजह से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल हम इतना जान लेते हैं, क्योंकि इंटीरियर मतलब सोर्सेज को समझने के लिए सबसे अच्छा सोर्स जो है वो सिस्मिक वेव है, तो हम उसे ही डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी जितने भी चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, जिसके बारे में मैंने अभी डिटेल से नहीं बताया क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए एक अलग से क्लास होगी। तो दोस्तों अब हम अपने सबसे लास्ट सोर्स में आते हैं, सिस्मिक वेव पे, जो सबसे बेस्ट सोर्स है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए। लेकिन सिस्मिक वेव को जानने से पहले हमें थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अर्थक्वेक से ही सिस्मिक वेव जनरेट होती है। इसका शॉर्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द शेकिंग ऑफ द अर्थ, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, जो कि वेव्स जनरेट करती है जो ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। इसमें एक टर्म आता है फोकस। तो फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, इसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। और एक और टर्म है इपीसेंटर। इपीसेंटर जो है वो फोकस पॉइंट के जस्ट अबव होता है, जो कि सरफेस में होता है, जिसको इपीसेंटर कहते हैं। ठीक है, अब हम मेन चीज़ पे आते हैं, जो कि है सिस्मिक वेव्स। है कि सिस्मिक वेव जो है वो अर्थक्वेक से जनरेट होती है, और इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मिक वेव जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स दो टाइप की होती है, एक पी वेव्स जिसको प्राइमरी वेव कहा जाता है, एक एस वेव जिसको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, और दूसरी है सरफेस वेव, एल वेव्स। तो फ्रेंड्स, अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए हमें केवल दो वेव्स की ज़रूरत है, पी और एस वेव की, जो कि बॉडी वेव्स हैं। यही जो है वो अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करती है। जो सरफेस एल वेव जो है वो केवल हमारे सरफेस में ट्रैवल करती है, वो इंटीरियर में ट्रैवल नहीं करती, तो ये हमें उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकती। तो यहाँ मेनली हम दो वेव्स पढ़ेंगे, एक है प्राइमरी वेव, एक है सेकेंडरी वेव। तो जो पी वेव है ये सबसे फास्टेस्ट वेव है, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है। ये जो है ये वेव डायरेक्शन के पैरेलल मूव करती है, और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में मूव करती है। लेकिन एस वेव जो है वो पी वेव से थोड़ा स्लो मूव करती है, इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। ये भी मैं डायग्राम के साथ आपको अर्थक्वेक में अच्छे से बताऊंगी, लेकिन अभी केवल इतना ही बताना है कि ये वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, और ये केवल सॉलिड में मोशन करती है, लिक्विड जहाँ भी लिक्विड आया ये गायब हो जाती है। और सरफेस वेव भी वही है, एल वेव, जो कि बहुत बहुत स्लो मोशन करती है, और ये केवल अर्थ के सरफेस में मोशन करती है। हमें इंटीरियर जानना है, इसलिए हम एल वेव के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब मेन चीज़ जानते हैं हम शैडो जोन के बारे में। तो दोस्तों, अर्थक्वेक जब आता है तो जो उसमें से जो सिस्मिक वेव जनरेट होती है, उसमें जो पी और एस वेव है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, और जिस जगह पे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती उसी जोन को कहा जाता है शैडो जोन। तो यहाँ पर दो शैडो जोन है, एक एस वेव शैडो जोन है, एक पी वेव शैडो जोन है। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड है एस वेव शैडो जोन, राइट हैंड साइड है पी वेव शैडो जोन। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब अर्थक्वेक आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो है वेव्स जनरेट करती है, और वो वेव जो है वो ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। और वो वेव कौन कौन से हैं? एस वेव है और पी वेव है। तो हम पहले देखते हैं एस वेव के बारे में। एस वेव कैसे ट्रैवल करती है हमारे इंटीरियर अर्थ में। क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि एस वेव जो है वो मुड़ चुकी है, तो ये मुड़ी क्यों? इसको तो सीधे जाना था ना, तो इसके मुड़ने का कारण है डेंसिटी में वेरिएशन। नीचे जाने पे डेंसिटीज़ अलग अलग होती जाती है, इसलिए वो क्या होती है, अपना पाथ जो है वो वक्राकार पथ में मोड़ देती है, मतलब वो कर्वेचर फॉर्म में मोड़ देती है अपने पाथ को। इससे ये पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर जाने पे डेंसिटीज़ चेंज होती जाती है, डेंसिटीज़ की वैल्यू चेंज होती जाती है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एस वेव है वो कोर में एंटर ही नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि कोर लिक्विड फॉर्म में है। मैंने बताया था कि एस वेव जो है वो सॉलिड में मोशन करती है, लिक्विड में नहीं, जबकि पी वेव जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में मोशन करती है। तो एस वेव जो है वो कोर में जा ही नहीं रही, मतलब इसके बाद इसका कोई डाटा ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो जहाँ पर ये गायब हुई उस जोन को ही कहा जाता है एस वेव शैडो जोन, जहाँ पर एस वेव नज़र नहीं आती, और उसका एंगल है 103 डिग्री से 103 डिग्री। तो दोस्तों आप देखेंगे राइट हैंड साइड है पी वेव शैडो जोन। पी वेव शैडो जोन में भी सेम चीज़ हो रहा है, वैसे ही वेव ट्रैवल कर रही है ऑल डायरेक्शन में, लेकिन आप देखेंगे कि ये कोर में भी एंटर कर रही है। क्यों? क्योंकि पी वेव जो है वो लिक्विड में भी मोशन करती है, लेकिन इसका मोशन जो है वो लिक्विड में स्लो हो जाता है। तो सिस्मोग्राफ से जब ये रिकॉर्ड किया गया तो पता चला कि पी वेव जो है वो यहाँ पर जाकर स्लो हो गई, और एस वेव जो है वो यहाँ पर जाकर
एक्सटेंट हो गई, इसका मतलब आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो इस प्रकार पी वेव स्लोएस्ट मोशन करते हुए कोर को भी पार कर जाती है और इसका जो डेटा है वो 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच नहीं मिलता, यही पी वेव शैडो जोन होता है। और उसके बाद फिर से इसका डेटा रिसीव्ड किया जाता है 142 डिग्री के बाद। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने देखा कि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को पता कैसे लगाया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। बहुत अच्छा वीडियो होगा, प्लीज़ देखिएगा। और मेरे पिछले वीडियो में सोलार सिस्टम में जो मैंने जीए लिखा था उसको कहते हैं गीगानम, जिसका मतलब होता है बिलियन ईयर। तो प्लीज़ फ्रेंड उसको थोड़ा आप देख लीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।